हेलो एवरीवन, आयुर्द्रुमा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हाल ही में जो एग्ज़ाम हुई MPPHC की जो आयुष एमओ की एग्ज़ाम थी उसके पेपर के बारे में है। तो इस लेक्चर में हम जो MPPHC का जो आयुष एमओ का पेपर था उसका क्वेश्चन पेपर को आंसर के साथ देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आयुष विभाग से। जो आयुर्वेद चिकित्सा से रिलेटेड जो 100 क्वेश्चन थे उसको इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 51 नंबर का, चरक के अनुसार स्नेह द्रव्य एवं उसका अनुपान सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, जिसमें है घृत का अनुपान है उष्ण जल, तेल का यूष और वसा का मंड। ये इसका सही आंसर है। उसके बाद 52 नंबर का क्वेश्चन है पूर्ण नश्य का वर्णन किस आचार्य ने किया है। तो आचार्य काश्यप ने पूर्ण नश्य का वर्णन किया है। उसके बाद 53 नंबर का क्वेश्चन है अष्टांग हृदय के अनुसार विरेचन के अयोग का लक्षण नहीं है। तो इसमें से प्रवाही का विरेचन का अयोग का लक्षण नहीं है, बाकी के सभी लक्षण अष्टांग हृदय ने दिए हैं। पिटिका, पीनस और विदा ये सब विरेचन के अयोग के लक्षण है, प्रवाही का नहीं है। उसके बाद 54 नंबर का क्वेश्चन है काश्यप के अनुसार अच्छे स्नेह के लिए अयोग्य है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो उसका मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर होता है वो डी होता है। मृदुकोष्ठ, शाम और रात्रि जागरण करने वाले जो होते हैं वो अच्छे स्नेह के लिए अयोग्य माने हैं। तो इसका आंसर होगा डी। उसके बाद 55 नंबर का क्वेश्चन है अवपीड़क घृतपान किस अधारणीय वेग के उपद्रव की चिकित्सा है। तो ये चरक का सूत्रस्थान का जो नवेग धारणीय अध्याय है उसमें से क्वेश्चन आया है। तो उसका आंसर है मूत्रवेग धारण से की चिकित्सा में अवपीड़क घृतपान की चिकित्सा बताइए। उसके बाद 56 नंबर का क्वेश्चन है अष्टांग संग्रह ग्रंथ के अनुसार निम्न में से कौन सा आहार परिणाम कर भाव है। तो इसमें से जो क्लेद है वो आहार परिणाम कर भाव के अंडर में आता है। अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान 10वें अध्याय का एक क्वेश्चन है। उसके बाद चरक संहिता में वर्णित स्वेदोपक कषाय का घटक द्रव्य नहीं है, तो उसमें करंज नहीं आएगा। बाकी के सब स्वेदोपक जो कषाय वर्ग दिया है उसके घटक द्रव्य है जो स्वेद में उपयोगी है। उसके बाद दंत धावन हेतु तिक्त रस में कौन सी वनस्पति की दातुन श्रेष्ठ मानी गई है। तो तिक्त रस यानी कड़वा रस, उसमें नींब को श्रेष्ठ माना है। ये सुश्रुत संहिता से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है नींब। उसके बाद क्वेश्चन है 59 सूतिका में स्नेह के पच जाने के बाद यवागु का प्रयोग करने का निर्देश किसने किया है। तो इसका आंसर है आचार्य चरक। तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद 60 नंबर का क्वेश्चन है आचार्य सुश्रुत ने बाल्यावस्था के लिए कितने वर्ष तक की आयु का उल्लेख किया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसका आंसर है सी, 16 साल तक आचार्य सुश्रुत ने बाल्यावस्था मानी है। आचार्य चरक ने 30 वर्ष तक बाल्यावस्था मानी है और जो आचार्य काश्यप है उन्होंने 2 साल तक की आयु को बाल्यावस्था मानी है। तो एक बार उसको देख लेना आप। आचार्य चरक ने 30 साल तक को बाल्यावस्था माना है और आचार्य सुश्रुत ने 16 साल। उसके बाद स्तन रोग की उत्पत्ति के दूषित होने से, खाली जगह के दूषित होने से होती है। तो उसमें ब्लैंक फिल करने का बोला है। तो रक्त एवं मांस, इसका आंसर होगा रक्त एवं मांस 61 का बी। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सुश्रुत के निधन स्थान से एक क्वेश्चन आया है स्तन रोगों के बारे में जहाँ वर्णन मिलता है। आचार्य वाग्भट के अनुसार स्तन्य का प्रमाण होता है 2 अंजलि। तो अगर आपने जो अंजलि प्रमाण वाला लेक्चर अटेंड किया होगा आयुर्द्रुमा एकेडमी का, तो ये जो अंजलि प्रमाण वाला क्वेश्चन है वो आपका कभी गलत नहीं होगा। वो बहुत ही अच्छी ट्रिक दी हुई है। तो आचार्य वाग्भट ने 2 अंजलि उसका प्रमाण बताया है स्तन्य का। उसके बाद फ्लैग साइन किस व्याधि में मिलता है। तो वो क्वाशियोकोर में मिलता है फ्लैग साइन। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गोविंद पारिक सर की बुक में दिया है और बहुत बार पूछा गया है। उसी तरह मारसमस में क्या मिलता है। तो मारसमस में मून फेस मिलता है, तो वो एक बार आप देख लेना। मारसमस में मंकी फेस मिलता है और फ्लैग साइन मिलता है क्वाशियोकोर में। उसके बाद जन्म के समय नवजात शिशु को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, BCG एंड OPV लगाया जाता है। अगर आपने
देखा होगा वो जो ममता कार्ड होता है वो अगर देखा होगा तो भी आपको इसका आइडिया आ जाएगा कि तुरंत जन्म के बाद BCG और OPV लगाया जाता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कर्णवेधन संस्कार किस माह में कराया जाता है? तो 6 और 7 माह में कराया जाता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। वाग्भट ने 6, 7 और 8वें माह में करने का निर्देश किया है। शिशु अपनी माता को पहचानना कितने माह में प्रारंभ करता है? तो 3 माह में। इसका आंसर होगा बी। रिकग्नाइज मदर 3 मंथ में करता है और सोशल स्माइल 2nd मंथ में उसकी आ जाती है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। गोविंद पारिक सर की बुक में ये भी दिया हुआ है नोट्स में। आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से किसका पर्याय प्रायश्चित है? तो ये चरक चिकित्सा से क्वेश्चन है, चरक चिकित्सा 1st चैप्टर से। तो ये है भेषज का पर्याय है प्रायश्चित। उसके बाद है अब्रक के किस वेद के निरंतर सेवन करने से शस्त्रसादी अस्मरी रोग हो जाता है? तो मंडूक अब्रक के सेवन से शस्त्रसादी अस्मरी रोग हो जाता है। ये रसशास्त्र का क्वेश्चन है, रस तरंगिणी से आया हुआ है। उसके बाद सारंगधर के अनुसार वसंत ऋतु के काल में अंजन का प्रयोग किस समय कर सकते हो? तो सभी काल में वसंत ऋतु में अंजन लगा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी 69 का, किसी भी समय कर सकते हो। मकर ध्वज निर्माण हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वालुका यंत्र का उपयोग किया जाता है मकर ध्वज निर्माण हेतु। ये भी रसशास्त्र के क्वेश्चन है, रस मंजरी से है। उसके बाद 71 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ रस वाग्भट द्वारा लिखित है? तो ये बहुत ही कॉमन है, ये भी बहुत सारी नोट्स और बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। रस रत्न समुच्चय है उसका आंसर। किस द्रव्य हेतु बताया गया है हिक्का श्वास काश पार्श्वशूल हरणानाम श्रेष्ठ? तो ये अग्रे संग्रह का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा पुष्कर मूल, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पुष्कर मूल का लैटिन नेम दिया है इन्यूला रेसिमोसा। तो ये अग्रे संग्रह में से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद यदा कुर्वन्ति स काल। तो ये अब हमारे जो लेक्चर की ट्रिक थी यदा यदा धर्मस्य, यानी वहाँ पे जब धर्म का विनाश होगा तब जब श्री कृष्ण पुनर्जन्म लेंगे। तो उसी तरह हमने उस ट्रिक से याद रखा था, यदा यदा आता है तो आपको यदा यानी काल के बारे में बताया गया है। उसके बाद स्वरस की शास्त्रोक्त मात्रा कितनी है? तो वो आधा पल है, 74 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं 75 नंबर के क्वेश्चन पे। अश्रुत वत्सनाभ के अधिक प्रयोग से मृत्यु का कारण निम्न में से क्या बताया है? तो हृदय गतिरोध, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है इसमें, वो कार्डियक पॉइजन किया कार्डियक पॉइजन है वत्सनाभ। एकोनिटम हेटेरोफाइलस जो इसका नाम है उसी पे से आपको इसको पहचानना है, वत्सनाभ। उसके बाद 76 नंबर का क्वेश्चन है, समन स्नेह का सेवन काल क्या है? तो क्षुद्ध तो अनन्नो। तो ये 76 नंबर में इसका आंसर आएगा ए। उसके बाद आते हैं 77 नंबर के क्वेश्चन पे, क्षार बस्ती का किस रोग में देने का निर्देश किया गया है? तो वो आम बात में निर्देश किया गया है। उसके बाद योनि दोष हरम परम किस औषध योग के संबंध में सही है? तो वो फलग्रुत के बारे में सारंगधर का रेफरेंस है उसका। उसके बाद 79 नंबर का क्वेश्चन है, बाल चतुर्भद्र चूर्ण के निर्माण में निम्न औषध द्रव्य का उपयोग नहीं किया जाता। तो आपको वो श्लोक याद ही होगा, घना कृष्णा अरुणा श्रृंगी। तो यहाँ पे घना का तो वर्णन ही नहीं दिया, कृष्णा यानी पिपली, अरुणा यानी अतिविषा और श्रृंगी यानी कर्कट श्रृंगी। तो शुंठी का उपयोग उसमें नहीं किया जाता। घना का जो दिया है घना कृष्णा अरुणा श्रृंगी। उसके बाद आते हैं हम 80 नंबर पे क्वेश्चन पे, रक्त शर्करा यानी हाइपोग्लाइसेमिया का कारण क्या हो सकता है? तो इसमें आपको आँख बंद करके डी आंसर टिक कर देना है। सभी है, लीवर फेलर, एडिसन डिसीज और मलेरिया, ये सभी हाइपोग्लाइसेमिया के कोज है। फिर दिया है उन्होंने सही विकल्प चुनिए। वाटर ड्राउनिंग से तीव्र श्वास कृच्छता यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की अवस्था रहती है और जल में डूबने की वजह से फुसफुस रक्तदाब यानी पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ता है। तो ये दोनों कथन सही है यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा 81 का ए। उसके बाद मर्फी साइन किस अत्येक अवस्था में मिलता है? तो वो आएगा एक्यूट कोलिसिस्टाइसिस। यहाँ पे मर्फी ट्राइड और मर्फी साइन, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे मर्फी ट्राइड तो दिया ही नहीं है उसका ऑप्शन ही, तो गलती होने की कोई गुंजाइश ही यहाँ पे नहीं है 82 नंबर के क्वेश्चन में। उसके बाद आते हैं हम 83 नंबर के क्वेश्चन पे, किस रोग में स्वेदन नहीं करवाना चाहिए? तो तिमिर में स्वेदन का मना
किया गया है तो तिमिर में स्वेदन नहीं करते। बाकी अर्धित खल्ली रोग और स्वरभेद इन सभी में स्वेदन योग्य बोला गया है। गलसुंडों में कौन सा दोष प्रकोपित होता है तो वो कफ दोष प्रकोपित होता है। चरक सूत्र 18वां जो अध्याय है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। योनि विशोधनम किस स्नेह का गुण है तो वो तेल का गुण है। इसका आंसर होगा 85 नंबर के क्वेश्चन का बी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक श्लेष्मज कृमि है तो ये चरक विमान 7 चैप्टर में से लिया गया है। तो सौगंधिक आपको कृमि के नाम याद रखने ये जो पूरक हमारी ट्रिक थी पुरीषद रक्त जो कफज कृमि थे तो वो आपको ट्रिक से याद रखना है। 5, 6 और 7 नंबर जैसे पूरक से 5, 6 और 7 तो कफज 7 कृमि है, उसमें से सौगंधिक एक श्लेष्मज कृमि का ही प्रकार है। उसके बाद आचार्य चरक मतानुसार मूत्रकृच है तो ये संतर्पण जन्य रोग है। ये चरक सूत्र स्थान से क्वेश्चन आया हुआ है चरक सूत्र 23 चैप्टर में से। उसके बाद गैरिक किस रस वर्ग के अंतर्गत आता है तो ये भी हमारे लेक्चर में इसकी भी ट्रिक है उपरस को याद रखने की, महारस और साधारण रस को। तो ये उपरस के अंडर में आता है गैरिक। तो 88 का आंसर है सी। पेय में द्रव्य और जल का अनुपात कितना होता है तो इसका आंसर है 1:14 यानी 14 गुना जल होना चाहिए और 1 गुना द्रव्य। तो 89 का आंसर है बी। उसके बाद आचार्य चरक के मतानुसार किस ऋतु में नश्य का प्रयोग करना चाहिए तो शरद ऋतु में नश्य का प्रयोग करना चाहिए। इसका आंसर है सी। रसनाथ सर्वधातुनाम रस इति विद्यते ये निरुक्ति किसके संदर्भ में है तो ये रसेंद्र पारद के संदर्भ में बताई गई है ये निरुक्ति। उसके बाद आते हैं हम 92 नंबर के क्वेश्चन पे। रक्त सर्षप संधिभा किस रोग का लक्षण है तो ये उसका आंसर होगा पोतकी। ये सुश्रुत उत्तर तंत्र के नेत्र रोग के बारे में जो वर्णन मिलता है वहाँ पे इसका आंसर होगा। सिखी बह विचित्राणी किस रोग का लक्षण है तो ये पित्त तिमिर का लक्षण है। कई जगह पे ये इम्पोर्टेंट नोट्स में दिया ही हुआ है तो ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है 2-3 बार। कर्तव्यम तीक्ष्ण मूर्ध विरेचनम किस रोग की चिकित्सा है तो ये कृमित शिरो रोग की चिकित्सा है। तो तीक्ष्ण मूर्ध विरेचन उसमें किया जाता है। उसके बाद आते हैं हम 95 नंबर के क्वेश्चन पे। आचार्य सुश्रुत के अनुसार नासा रोगों की संख्या कितनी है तो हमारी ट्रिक थी उसके हिसाब से आपको याद ही होगा 31 नासा रोग आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। उसके बाद कॉर्निया की तीसरी परत कौन सी होती है तो वो है इसका आंसर 96 का सी स्ट्रोमा। उसके बाद आते हैं हम 97 नंबर के क्वेश्चन पे। आचार्य सुश्रुत के अनुसार दीपिका तेल का रोगाधिकार तो कर्णशूल। दीपिका तेलम सद्यशूल हंति ये श्लोक में दिया हुआ है तो कर्णशूल दीपिका तेल का रोगाधिकार है। पोलास्ती मात्र ग्रंथि किस रोग में उत्पन्न होती है तो ये इसका आंसर है कंठ शालुक। 98 का आंसर है कंठ शालुक सी। उसके बाद आचार्य सुश्रुत के अनुसार दंत रस में कौन सा दोष होता है तो दंत रस में वात दोष होता है ओनली। तो इसका आंसर है डी। आचार्य चरक के अनुसार कालक चूर्ण का प्रयोग किस रोग में किया जाता है तो सब में किया जाता है, दंत मुख और गले के रोगों में। तो उपयुक्त सभी इसके आंसर आएगा। उसके बाद 101 नंबर का क्वेश्चन है। रक्त पित्त प्रमेहग्नम परम वृष्यम रसायनम का संबंध क्या है तो इसका आंसर है फाइलेंटस एम्ब्लिका यानी आम्लकी की ही एक स्पेसीज है। तो इसका आंसर होगा आम्लकी। उसके बाद 102 नंबर का क्वेश्चन है। शिरोविरेचनानम के रूप में अग्रिय द्रव्य तो यहाँ अपामार्ग है शिरोविरेचन में श्रेष्ठ तो उसका लैटिन नाम दिया है एक्रेंथस एस्पेरा। उसके बाद 103 नंबर का क्वेश्चन है ट्री ऑफ सोरो तो ट्री ऑफ सोरो होता है पारिजात और उसका यहाँ पे लैटिन नाम दिया है निक्टेनस एर्बो टेरिस्ट्रीज। उसको रात रानी भी कहा जाता है, उसके लैटिन नाम को उस तरह आप याद रख सकते हो रात रानी। और ट्री ऑफ सोरो पारिजात को किया बोला जाता है, इंग्लिश नेम है उसका। उसके बाद शतम च पंचद्रव्याणाम त्रिसप्तत्य अधिकोत्तरम मंतव्य किसका है तो ये सुश्रुत उत्तर तंत्र का क्वेश्चन है। जो सुश्रुत उत्तर तंत्र के अंत में जो बताया गया है कि कितने द्रव्य है और ये सब कितने द्रव्य है कितने पदार्थ है इसके बारे में वहाँ पे दिया है। तो ये सुश्रुत संहिता से ये क्वेश्चन लिया गया है सुश्रुत उत्तर तंत्र 66 चैप्टर में से। उसके बाद 105 नंबर का क्वेश्चन है। उच्चैरिन अल्कोहलेट पाया जाता है तो अर्क में पाया जाता है, इसका लैटिन नाम यहाँ पे दिया है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। उसके बाद आते हैं 106 नंबर के क्वेश्चन पे। आचार्य चरक के मतानुसार स्नोई क्षीर का चिकित्सा
चिकित्सा संग्रह काल क्या है, तो वो एक ही ओड दिया है, शिशिर के अंत में उसको संग्रह करना चाहिए। सुश्रुतोक्त नक्तांधाना प्रशस्यते किस द्रव्य हेतु निर्देश किया गया है, तो अगत्य। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, आपको याद ही होगा। अगत्य पत्र नक्तांध में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है 108 नंबर का क्वेश्चन, अधोलिखित पर्याय नामों को वानस्पतिक नाम से मिलान करें। तो यहाँ इसका आंसर होगा डी। यहाँ पे घनसार, पित्तसार, गंधसार और रक्तसार उसके पर्याय दिए गए हैं। उसमें जो घनसार है वो सिनेनोमम कैम्फोरा कर्पूर का है, जो पित्तसार है वो टेरोकार्पस मार्सेपियम का है, गंधसार है जो तीसरा उसको सेंटेलम आल्बम यानी चंदन का है, और रक्तसार एकेचिया केटेचू यानी रक्तसार खदीर को बोला जाता है। तो ये है उसके पर्याय नाम और उसके लैटिन नाम पे से क्वेश्चन बना है, तो उसका आंसर होगा डी। उसके बाद है 109 नंबर का क्वेश्चन, गते पुराणी रजसे नवे च अवस्थिते शुद्ध स्नाता ब्लैंकेट का वर्णन किस आचार्य, ब्लैंक यहाँ पे दिया है, ब्लैंक फिल करना है आपको। तो ये जो किसका लक्षण है रजस वाला में दिया है, तो गते पुराणे रजसी नवे च अवस्थिते शुद्ध स्नाता, तो इसका आंसर है आचार्य चरक बी। उसके बाद 110 नंबर का क्वेश्चन है, न स्पंदते, तो इसकी ट्रिक हमने बनाई थी, न से लीन, जैसे लीन गर्भ का लक्षण है। उसके बाद निम्न में से कौन सा योनि व्यापक अनुक्रम्य है, तो संधि, जो सन्निपातज योनि रोग है उसमें संधि उसका एक प्रकार है, वो असाध्य है, तो वो उसका आंसर होगा 111 का संधि। उसके बाद 112 नंबर का क्वेश्चन है, अंजन के 4 भेदों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो मिलता है अष्टांग संग्रह में। लेखन, रोपण, स्नेहन और प्रसादन, जैसे 4 प्रकार दिए हैं। उसके बाद 113 नंबर का क्वेश्चन है, यो निर्गच्छते एक शिरोभुजम च, तो बीजक, हमने सुपरमैन की ट्रिक बनाई थी, जो बीजक होता है वो सुपरमैन की तरह आता है, सिर और एक भुज के साथ। उसके बाद क्षीर और घृत मिश्रित देवागु का सेवन गर्भिणी स्त्री को किस माह में करना चाहिए, तो आचार्य चरक के अनुसार वो अष्टम मास में आता है। उसके बाद ऋतु क्षेत्र अम्बु बीज ये क्या है, तो ये गर्भोत्पत्तिकर भाव है, यहाँ पे गर्भोत्पत्तिकर घटक दिया है, तो उसका आंसर होगा बी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर का, दशम मासम गर्भवासम, ये प्रसव काल का वर्णन किस आचार्य ने किया है, तो ये आचार्य काश्यप ने किया है, इसका आंसर होगा डी। उसके बाद 117 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य चरक के अनुसार मध्य में कितने गुण पाए जाते हैं, तो मध्य में 10 गुण पाए जाते हैं, सी उसका आंसर होगा। उसके बाद 118 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से रदित सर्पदंश के लक्षण क्या है, तो इनमें से कोई नहीं, उसका आंसर आएगा डी, क्योंकि रदित का एक भी लक्षण इसमें नहीं दिया। उसके बाद व्यवहार आयुर्वेद यानी अगत्यंत्र से क्वेश्चन आया है 119 नंबर का, प्रथम श्रेणी जुडिशनल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कितने रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है, तो 10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है, उसका आंसर होगा ए। उसके बाद 120 नंबर का क्वेश्चन है, जिसे देखकर जगत के सभी प्राणी विषाद को प्राप्त हुए उसे विष की संज्ञा दे दी गई, उपयुक्त कथन किस आचार्य का है, तो ये आंसर की में आचार्य चरक ऐसा आंसर उसका दिया है, उसको एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए। उसके बाद 121 नंबर का क्वेश्चन है, हृदय ताम्यति निम्न में से किसका लक्षण है, तो वो रस क्षय का लक्षण है, उसका आंसर होगा सी। उसके बाद 122 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, पक्षबद्ध ग्रहाप्तानकार्दित प्रभुतिश्च किस रस के अधिक सेवन से संबंधित है, तो इसका आंसर है कषाय रस ए। पक्षबद्ध जो होता है और अर्दित ये अधिक प्रमाण में कषाय रस सेवन से होते हैं। उसके बाद 123 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत मतानुसार निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये जो बी वाला है वो सही नहीं है, सोनिक क्षय धमनी शैथिल्य लक्षण सही नहीं है, धमनी शैथिल्य मांस क्षय का लक्षण है। एमटीपी एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ, तो 1971, उसका आंसर है सी। उसके बाद 125 नंबर का क्वेश्चन है, गुदभ्रंश किस रोग मार्ग में होने वाला रोग है, तो गुदभ्रंश मध्यम रोग मार्ग का रोग है, ये चरक संहिता सूत्रस्थान से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद वात दोष अनुपूर्वी चिकित्सा की जाती है, तो सन्निपातज अतिसार में वात दोष अनुपूर्वी चिकित्सा की जाती है। उसके बाद है 127 नंबर का क्वेश्चन, आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा भेद क्षुद्र कुष्ठ के अंतर्गत आता है, तो एक कुष्ठ क्षुद्र कुष्ठ के अंतर्गत आता है। उसके बाद 128 नंबर पे क्वेश्चन दिया है, आचार्य चरक के अनुसार पिपली
वर्तमान रसायन में प्रयुक्त कुल पिपली की संख्या कितनी है? तो उसका आंसर है सी, 1000 यानी 1000 पिपली वर्तमान रसायन में यूज की जाती है। 129 नंबर का क्वेश्चन है, नवज्वर में निम्न का निषेध नहीं है। तो नवज्वर में लंघन का निषेध नहीं है, लंघन करा सकते हो नवज्वर में, जीर्ण ज्वर में लंघन का मना किया है। उसके बाद 130 नंबर का क्वेश्चन है, संजीवनी वटी की उपयोगी मात्रा के संबंध में निम्न कथन में से सत्य है। तो अजीर्ण और गुल्म में 1 वटी दी जाती है, विसूचिका में 2 वटी, सर्पदंश में 3 वटी और सन्निपात ज्वर में 4 वटी दी जाती है। गोविंद परीक्षर की जो बुक है उसमें ये नोट्स में दिया हुआ है। उसके बाद निम्न 131 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न औसत भस्म पित्त ज्वर व जीर्ण ज्वर में उपयोगी है। तो गोदंती जो होती है वो पित्त ज्वर और जीर्ण ज्वर दोनों में उपयोगी होती है। उसके बाद आते हैं 132 नंबर के क्वेश्चन पे, भेषज रत्नावली में 10 मूला अरिष्ट निम्न में से किस रोगाधिकार के अंतर्गत वर्णित किया है? तो वाजीकरण अधिकार के अंतर्गत वर्णन मिलता है 10 मूला अरिष्ट का। 133 नंबर का क्वेश्चन है, आगंतुक उन्माद की चिकित्सा क्या है? तो उपयुक्त सभी आएगा, डी उसका आंसर है। उसके बाद जल चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो लुई कुह को कहा जाता है जल चिकित्सा के जनक। ये गोविंद पारीक सर की जो स्वस्थ की नोट्स दी है उसमें ये दिया हुआ है। उसके बाद 135 नंबर का क्वेश्चन है, WHO के दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये भी गोविंद पारीक सर की बुक में दिया है, न्यू दिल्ली। उसके बाद 136 नंबर का क्वेश्चन है, रेबिस किस प्रकार का संक्रामक रोग है? तो ये जूनोटिक प्रकार का संक्रामक रोग है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेरी व्याधि किस विटामिन की कमी से होता है? तो B1। तो यहाँ पे B1 नहीं दिया लेकिन उसका नाम दिया है थायमिन की वजह से बेरी जो होता है वो होता है डेफिशिएंसी से। उसके बाद पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद क्या है? तो समाधि पाद। ये भी स्वस्वृत के संबंधित है क्वेश्चन। उसके बाद का क्वेश्चन है 139 नंबर का, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 12 अप्रैल 2005 में जननी सुरक्षा योजना शुरू हुई। कभी कभी उसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी पूछते JNY, तो भी आपको याद रखना है कि JNY यानी जननी सुरक्षा, एस आएगा JSY। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 12 अप्रैल 2005 में। शौप की चिकित्सा नहीं करने से क्या होता है? तो उपयुक्त सभी आंसर आएगा, शौप कुरुच्च साध्य हो जाता है, शौप में पाक की उत्पत्ति होती है, जो दोष होते हैं वो अवगाढ़ हो जाते हैं। उसके बाद 141 नंबर का क्वेश्चन है, अग्निकर्म में शिरादग्ध और स्नायुदग्ध का लक्षण है स्त्राव संधिरोध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, कौन सा टीका जीवित टीका यानी लाइव वैक्सीन होता है? तो वो होगा BCG। तो BCG पे 2 क्वेश्चन आए हैं इस एग्जाम में। उसके बाद 143 नंबर का क्वेश्चन है, यदि संधान, स्कंदन और पाचन उपायों से रक्तस्राव बंद नहीं होता तो दहन कर्म किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सुश्रुत संहिता के अनुसार अग्नि, क्षार, अंगुली और बाल का ये सभी समाविष्ट है। तो इसका आंसर होगा डी, ए और सी बोल। उपयंत्र और अनुशस्त्र दोनों में ये दिया है अग्नि, क्षार, अंगुली और बाल। तो आपको याद रखना है, लेक्चर में मैंने ये बताया ही था। पित्तज व्रण में किस प्रकार के बंधन कर्म का निर्देश है? तो हालांकि यहाँ पे इसको आंसर की में बी दिया है, संबंध बांधना चाहिए, लेकिन पित्तज व्रण में ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया है कि अगर पित्तज व्रण में पित्तज और रक्तज व्रण जो होते उसमें गाढ़ बंध की जगह समबंध बांधना चाहिए, सम की जगह पे शिथिल बंध बांधना चाहिए और शिथिल की जगह पे व्रण को खुला रखना चाहिए। आंसर की में बी आंसर दिया है, लेकिन इसमें अगर आपको शिथिल और ये ABC इसमें से कोई भी टिक किया तो वो आपको बोनस मिल जाएगा। उसके बाद शस्त्र कर्म के व्यापार में समाविष्ट नहीं है, तो पुनः छेद 146 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है बी। उसके बाद आते हैं 147 नंबर के क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो बुध भ्रंश में यंत्र की सहायता बिना क्षार आदि कर्म करना चाहिए। और दूसरे उसका जो आंसर है वो आंसर की में डी दिया है कि सहज अर्श की चिकित्सा दोषानुसार करनी चाहिए। तो बुध भ्रंश में यंत्र की सहायता बिना क्षार आदि कर्म करना चाहिए और सहज अर्श की चिकित्सा दोषानुसार करनी चाहिए। उसका आंसर है यहाँ पे डी। उसके बाद ग्रंथि और अर्बुद दोनों के प्रकारों में समाविष्ट है, तो इसका आंसर भी डी आएगा, वातज, कफज और मेदज।
उसके बाद 149 नंबर का क्वेश्चन है भगंदर चिकित्सा के विषय में सत्य है, तो उसमें भी डी आंसर आएगा। शंभु का व्रत और शल्य निर्मित भगंदर असाध्य है। उष्टग्रीव भगंदर में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पित्तज प्रकार होता है। परिस्त्रावी भगंदर में छेदन के बाद अग्निकर्म या क्षारकम कर सकते हैं, तो इसका आंसर है डी। निरुद्ध प्रकश 150 नंबर का क्वेश्चन है निरुद्ध प्रकश की चिकित्सा में प्रयोग करने योग्य नाड़ी यंत्र कैसा होना चाहिए, तो दोनों तरफ खुले मुख वाला होना चाहिए, तो इसका आंसर है सी। तो दोस्तों हमने इस लेक्चर में जो MP PHC आयुष एमओ का पेपर था उसके जो आयुष पार्ट था उसके क्वेश्चन और उसके आंसर देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जीके का जो पोर्शन है उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।